हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं, क्वेरीज आती रहती हैं कि जो रेजिस्टेंस के सिस्टम्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो हम बेसिक थोड़ा सा ब्रीफ में कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है और उनके एप्लीकेशंस देखेंगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके। तो ये जो लेक्चर है मेनली एनटीएससी को टारगेट करते हुए बनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एनटीएससी के लिए ही यूजफुल है। ये जेई नीट क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम लेंगे उस तरह के क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं। और जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं जो एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो बेसिक लेवल की और नॉलेज है वो ऑलरेडी मैं क्लास 10th का पूरा जो चैप्टर है, पूरा जो कोर्स है फिजिक्स का, वो मेरा यूट्यूब पे रितेश अग्रवाल क्लासेस चैनल पे डाला हुआ है। तो वहां से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और दे दूंगा, जिससे आपको सुविधा हो। बाकी हम फिर भी ब्रीफ में कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी जानेंगे जो एनटीएससी के क्वेश्चंस में यूज हो जाते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग से उनको सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा करंट एंड ओम्स लॉ की बात करते हैं। तो करंट क्या होता है? तो करंट जो होता है बेसिकली ये बोला जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को, कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है यही करंट कहलाता है। तो करंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? तो करंट को हम डिनोट करते हैं Q बाय टी। ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, वैसे अगर हम सीनियर क्लासेस की बात करें तो उसको स्मॉल चार्ज जो फ्लो करता है उसकी टर्म से भी लिखा जाता है डी क्यू बाय डी टी। लेकिन अभी अगर हम एनटीएससी की बात करें तो हमारे लिए इतना सफिशियंट है कि करंट को हम चार्ज अपॉन टाइम लिख सकते हैं। अच्छा, इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो कूलम पर सेकंड आ जाएगा, या इसको कॉमनली एम्पियर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमें करंट का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अच्छा, चार्ज के बारे में भी एक चीज जो हमें पता होना चाहिए कि चार्ज जो है किसी भी बॉडी पे, वो बेसिकली किसको डिनोट करता है? उस पे इलेक्ट्रॉन्स की कितनी कमी है या कितनी अधिकता है, एक्सेस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या एक्सेस एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कमी है, तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसमें ई जो होता है ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ई इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? तो ई का जो मैग्नीट्यूड है ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे तो इतना ही चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस ही इसका नेगेटिव चार्ज होता है। और एन यहाँ पर इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, एन इज अ इंटीजर। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा करंट और चार्ज का आइडिया होना चाहिए। अब ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जो है इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी अगर एक रेजिस्टर है, उसके अक्रॉस अगर हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बैटरी का यूज करते हैं। बैटरी का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, दो पैरेलल लाइंस, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी वाली पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को रिप्रेजेंट करती है, छोटी वाली नेगेटिव को। और इस पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि जितना ये पोटेंशियल डिफरेंस है उतना पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाएगा। तो अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस है, R रेजिस्टेंस है, और उससे जाने वाला करंट I है। रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, ये सबको पता होगा। ठीक है, इस तरह से ऊबड़ खाबड़ टाइप का। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर होगा। एक रेजिस्टर के लिए V, I और R में ये रिलेशन होगा। V जो है ये क्या होता है? ये होता है एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। I करंट है, R रेजिस्टेंस है। कई बार हमें पोटेंशियल्स अगर ऐसे गिवन है कि एक पॉइंट का पोटेंशियल है V1, एक पॉइंट का पोटेंशियल है V2, और करंट जा रहा है I, ये R, तो V एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। यानी कि हम क्या बोलेंगे? V2 माइनस V1 इज इक्वल टू IR, या I इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बाय R। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। और यही जो कंडीशन होती है V इज इक्वल टू IR, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को ओम्स लॉ बोला जाता है।
तो इसका हमें आइडिया होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज हमें यहां से देखें कि जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट कैसे जाता है, हमेशा हाई से लो पोटेंशियल। प्लस किसको रिप्रेजेंट करता है, हाई पोटेंशियल को। माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, लो पोटेंशियल को। रेजिस्टेंस में करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन भी होता है कि जनरली हम हमेशा ये सोचते हैं कि करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल जाता है, और ऐसा कोई स्टेटमेंट दे दे तो हम उसको सही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। करंट लो से हाई भी जा सकता है। जैसे बैटरी में देखें तो ये करंट पूरे सर्किट में एक ही रहेगा, एक ब्रांच में एक ही करंट फ्लो करता है, तो यही करंट यहां से जा रहा होगा। तो ये बैटरी में देखें तो करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी कि लो से हाई पोटेंशियल। तो करंट हाई से लो पोटेंशियल भी जा सकता है, लो से हाई पोटेंशियल भी जा सकता है। रेजिस्टर में हमेशा कैसे जाता है, हाई से लो पोटेंशियल। और बैटरी में कहा कैसे जा रहा है, लो से हाई। ऐसा नहीं बैटरी में लो से हाई जाता है, बैटरी में हाई से लो भी जा सकता है। तो जिस डिवाइस में करंट हाई से लो पोटेंशियल जाता है वो डिवाइस एनर्जी खर्च करती है, जैसे रेजिस्टर हमेशा एनर्जी खर्च करता है। और जिस डिवाइस में करंट लो से हाई जाता है वो एनर्जी सप्लाई करती है। यहाँ पे बैटरी क्या कर रही है, एनर्जी सप्लाई। अब जब हम अपने मोबाइल की बात करें तो जो मोबाइल जो है जब हम उसको यूज कर रहे हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, एनर्जी दे रही है, तो उसमें करंट कैसे जा रहा होगा, लो से हाई। उसको सोर्स बोला जाता है कि वह एनर्जी सप्लाई कर रही है। लेकिन जब बैटरी खत्म हो जाती है उसको चार्ज करते हैं, तो चार्ज करते हैं तो वो बैटरी चार्ज हो रही है, यानी एनर्जी गेन कर रही है। तो जब वो एनर्जी गेन कर रही होगी तो उसमें करंट कहां से जा रहा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ऐसे केस में उसको लोड बोला जाता है। ठीक है, तो जो डिवाइस एनर्जी दे रही होती है सर्किट में उसको सोर्स बोलते हैं, और जो डिवाइस एनर्जी ले रही होती है उसको लोड बोलते हैं। तो ये दो टर्म्स कई बार यूज की जाती हैं, सोर्स एंड लोड। यहाँ पे जो बैटरी है ये किसका काम कर रही है, बैटरी काम कर रही है सोर्स का। इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी दे रही है। और रेजिस्टर किसका काम कर रहा है, लोड का। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब हम इसके बाद बात करते हैं रेजिस्टेंस डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया। देखो, जो रेजिस्टिविटी होती है इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। ये क्या होती है, ये जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी होती है। यह कॉपर है, कॉपर के लिए इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, आयरन के लिए इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, सिल्वर के लिए इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी। अब हमें अगर कॉपर की बात करें कि हमारे पास कॉपर मटेरियल है तो उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उससे हम अलग अलग डायमेंशन के वायर्स बनाएं। किसी वायर की लेंथ ज्यादा हो, किसी का एरिया ज्यादा हो। एरिया यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शन मतलब वायर को अगर हम क्रॉस करेंगे तो हमें सेक्शन मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा बेसिकली। उस सर्कल का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अलग अलग लेंथ और अलग अलग एरिया होगा, तो जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी पे तो डिपेंड करता है, लेकिन लेंथ और एरिया पर भी डिपेंड करता है। किस तरह से डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो होता है ये होता है रो एल बाय ए। और जो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसी को रो से डिनोट करते हैं, लेंथ को हम एल से डिनोट कर रहे हैं, एरिया को हम ए से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस, मतलब एक रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है इसको रेजिस्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, रेजिस्टर मतलब जरूरी नहीं कि वो ऐसे आड़ा तिरछा जो हम बताते हैं वो सिंबल होता है रेजिस्टर का। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी वायर है, उसका क्या होता है, कुछ रेजिस्टेंस होता है जो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हाँ, कहीं पर हमें रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए तो हम ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हो। कहीं पे रेजिस्टेंस कम चाहिए तो हम ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जिसकी रेजिस्टिविटी कम हो। तो रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए। तो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और एरिया पे। अच्छा, इसमें भी देखो थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। तो अगर लेंथ जो है वो हम बढ़ा रहे हैं, एरिया फिक्स रख के, मतलब अगर हमारे पास एक वायर का बंडल है, ठीक है, एक वायर का बंडल है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग लेंथ की वायर काटी। जैसे मैंने एल लेंथ की वायर कट की, उसका रेजिस्टेंस अगर आर है, तो अगर मैं टोटल 2L लेंथ की वायर कट करता हूं तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2R। मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेकिन कब, जब एरिया फिक्स है। रेजिस्टिविटी तो फिक्स रहती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो फॉर अ गिवन मटेरियल रेजिस्टिविटी इज फिक्स। अगर एरिया फिक्स है तो रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल आएगा, और अगर लेंथ फिक्स है तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस। यानी कि मैंने अगर सेम लेंथ के अलग अलग वायर लिए, एक का एरिया ए है, फिर लेंथ सेम है, लेकिन दूसरी जो वायर है इसका एरिया हम मान लेते हैं 2A है,
ठीक है, तो अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/2। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है लेंथ एरिया डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। अच्छा, लेकिन कई बार इसमें जो कॉमन केसेस आते हैं ये आते हैं कि एक वायर को खींच कर अगर हम उसकी लेंथ को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं या n टाइम्स कर देते हैं। तो इफ वायर इज stretched to make its length n times, तो अगर हमने वायर को खींच कर उसकी लेंथ को n टाइम्स कर दिया, जैसे एक वायर थी हमारे पास L लेंथ A एरिया की, इसका रेजिस्टेंस था R, हमने इसको खींच कर इसकी लेंथ को क्या कर दिया, n टाइम्स कर दिया, मतलब n इंटू L कर दिया, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, R डैश बोल देते हैं। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, कई बार हम मिस्टेक करते हैं कि लेंथ n टाइम्स हो गई तो हम रेजिस्टेंस को n टाइम्स कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे केस में एक्चुअली वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अगर हम वायर को खींच के लेंथ को बढ़ाएंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, कम। तो क्या चीज कांस्टेंट रहती है ऐसे केस में, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो एरिया भी बदल जाएगा। नए एरिया को मैं ए डैश मान लूं तो जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम के बराबर होगा। तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, ए डैश, और फाइनल लेंथ एन एल। इनिशियल वॉल्यूम क्या हो गया, ए इंटू एल, तो एल से एल कट गया, ठीक है। तो जो एरिया है ऐसे केस में वो ए बाय एन हो जाता है। तो अगर हम लेंथ को एन टाइम्स कर देंगे, कैसे, खींच कर, ध्यान रखना है। अगर हम वायर है, एक बंडल से एल लेंथ निकाली, 2L निकाली, तो रेजिस्टेंस दुगना हो जाएगा, लेकिन खींच कर लेंथ डबल करेंगे तो एरिया फिर आधा हो जाएगा, मतलब n टाइम्स लेंथ करी तो एरिया 1/n हो जाएगा। तो जो नया रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी, रो इंटू नई लेंथ कितनी होगी, NL अपॉन नया एरिया कितना हो गया, A/N, तो याद आएगा n स्क्वायर रो L बाय ए। रो L बाय ए पुराना रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो नया रेजिस्टेंस वुड बी n स्क्वायर इंटू R। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, इसको ध्यान ही रखना है कि आया कैसे वो भी ध्यान रखना है। बाकी याद रखना है कि अगर एक वायर को खींच कर उसकी लेंथ n टाइम्स कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स होगा। तो अगर लेंथ को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, लेंथ को 3 टाइम्स कर देंगे तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा। और इसमें n जरूरी नहीं है 2 3 हो, n पॉइंट में भी हो सकता है। अगर लेंथ को हमने 1.5 टाइम्स कर दिया, मतलब L से 1.5L कर दिया, तो रेजिस्टेंस 1.5 का स्क्वायर यानी कि 2.25 R हो जाएगा। तो ये हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ऐसे केसेस में। उसके बाद हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट्स जब सीरीज में होते हैं, सीरीज का मतलब होता है कि वो एंड टू एंड कनेक्टेड होने चाहिए। तो ऐसे एंड टू एंड अगर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है तो उनको सीरीज में बोला जाता है। अब देखो, करंट क्या होता है, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज जो है कहीं पे भी क्या होता है, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ कहता है कि चार्ज जो है डिस्ट्रॉय नहीं होगा एक तरीके से। ऐसे केस में जैसे हम ऐसे मान ले कि एक नाली है, इस नाली में पानी बह रहा है, तो अब ये नाली भले यहां से मुड़ गई हो, कहीं पे सिकुड़ गई हो, कहीं पे फैल गई हो, तो जितना पानी एक जगह से एंटर करेगा उतना ही हर जगह से जाएगा, ठीक है। मतलब जो रेट ऑफ फ्लो है इस पानी का वो क्या रहेगा, फिक्स। कब वो चेंज हो सकता है, अगर कहीं पर ऐसे जंक्शन आ जाए, दो पार्ट्स आ जाए नाली के, तो यहां से जो पानी आ रहा है उसमें से कुछ यहां चला जाएगा, कुछ यहां चला जाएगा, लेकिन जितना यहां से आएगा बोल सकते हैं मिलकर वो यहां से और यहां से जाएगा। ऐसे ही करंट के लिए होता है कि करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जहां पे पानी जैसे फ्लो कर रहा था वहां पे चार्ज फ्लो कर रहा है। तो अगर यहां से आई करंट फ्लो कर रहा है, मतलब कुछ चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, तो अगर एक ही ब्रांच है, एक ही रास्ता है, तो हर जगह पे वो करंट क्या रहेगा, आई, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि रेजिस्टेंस करंट खा जाता है, ध्यान रखना। कई बार हमको लगता है रेजिस्टेंस करंट खा जाएगा, नहीं, करंट नहीं खाता, वो ओवरऑल सर्किट के करंट को कम कर देता है। अगर हमने सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो जो पूरा सर्किट है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उस पूरे सर्किट का करंट कम हो जाएगा, लेकिन एक ब्रांच में एक ही करंट फ्लो करेगा। करंट चेंज कब हो सकता है, अगर कहीं पर जंक्शन आ गया, जैसे ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि यहां पे रेजिस्टेंस है R1, यहां R2, यहां R3, तो अगर यहां से करंट I1 जा रहा है या I जा रहा है तो यहां पर अब हम I नहीं बोल सकते, यहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे कितना जा रहा होगा, कुछ I1, तो यहां हम ये बोल सकते हैं कि I माइनस I1 यहां पर जा रहा होगा, मतलब जितना करंट आया टोटल वही रहेगा, लेकिन अगर I1 एक तरफ चला गया तो I माइनस I1 दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है।
तो अगर सीरीज में ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सीरीज मतलब वो आपस में कनेक्टेड हैं और कोई ब्रांच वहां पर कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो सीरीज में कई बार ऐसा भी हम कंसीडर मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ऐसा दे दिया, ठीक है, तो हम ये R1 R2 R3 R4, तो हम R1 R2 R3 को बोल देते हैं सीरीज में, एक ही लाइन में। तो लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होती, भले वो लाइन में नहीं भी हो, अगर वो ऐसे भी हैं, ये R1 ये R2 और ये R3, तो एक लाइन में होना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि बीच में कोई भी ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई ब्रांचिंग नहीं है तो सब में करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर ब्रांचिंग हो गई तो यहां से अगर आई करंट जा रहा है, यहां से आई जा रहा है, अब वो यहां पर डिवाइड हो जाएगा। तो अब R1 R2 तो सीरीज में हो जाएंगे, लेकिन R3 उसके साथ सीरीज में नहीं है, भले वो हमें एक लाइन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सीरीज का मतलब एक ही ब्रांच होनी चाहिए, कोई मतलब एक ही बेसिकली हाँ ब्रांच होनी चाहिए, कोई फर्दर उसमें ब्रांच नहीं होनी चाहिए, डिवीजन नहीं होना चाहिए करंट का। तो अगर ऐसे सीरीज में रेजिस्टेंस होते हैं तो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव मतलब ये पूरा मिलकर क्या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा सर्किट में, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऐसे केस में उसको आर इक्विवेलेंट या आर इफेक्टिव बोल देते हैं। ये क्या हो जाता है, सारे रेजिस्टेंसेस का सम हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। और करंट क्या रहता है, सेम रहता है। सीरीज में क्या रहता है, करंट सेम रहता है, और लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं रहता। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे इसके अक्रॉस करंट हमें में रेजिस्टर में करंट हाई से लो पोटेंशियल जाता है, तो अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, इसके अक्रॉस V3 है, तो V1 किसके बराबर होगा, तो V1 होगा IR1 के बराबर, V2 किसके बराबर होगा, IR2 के बराबर, और V3 किसके बराबर होगा, IR3। अब I तो सेम रहता है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। मतलब V1 R1 पे डिपेंड करेगा, V2 R2 पे, और V3 R3 पर डिपेंड करेगा। तो ये हमें सीरीज का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि सीरीज में ऑब्जेक्ट्स कब होते हैं, ठीक है, और सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद पैरेलल, पैरेलल कब होते हैं, जब रेजिस्टेंस सेम पोटेंशियल डिफरेंस वाले पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन points having same potential difference। देखो एक पॉइंट का एक ही पोटेंशियल होता है, तो अगर कोई दो पॉइंट है हमारे पास ए बी, तो बी का एक फिक्स पोटेंशियल होगा, ए का एक फिक्स पोटेंशियल होगा। तो अगर इन दोनों के बीच में रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस होगा वही R2 के अक्रॉस होगा, और वही R3 के अक्रॉस होगा, ठीक है ना। जैसे इसका पोटेंशियल मान लो जैसे बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो अगर इसका पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, प्लस माइनस V, यानी यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 है तो यहाँ का V होगा। तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम, लेकिन करंट अलग अलग हो जाएगा। करंट क्या होता है, किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो ये I1 क्या हो जाएगा, V बाय R1। यहां से जाने वाला करंट क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू V बाय R2, और यहां से जाने वाला क्या हो जाएगा, I3 इज इक्वल टू V बाय R3। और पैरेलल में जब रेजिस्टेंसेस होते हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो ऐसे लिखा जाता है 1 बाय R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो, इफेक्टिव भी बोल सकते हो, जैसा बोला गया हो या दिया हो एक ही मतलब होता है। तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, इस तरह से इसको निकाला जा सकता है। और इसमें भी अगर दो पैरेलल में होते हैं, इफ टू रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, ठीक है। तो अगर ये R1 R2 पैरेलल में है
तो इनका इक्विवेलेंट लिखा तो ऐसे ही जाता है, लेकिन इसको डायरेक्टली हम ऐसे याद रख लेते हैं, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। एक्चुअली क्या होता है, जब हम पैसे पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उसका इनवर्स करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है, इनवर्स करना भूल जाते हैं। तो इसलिए दो के लिए डायरेक्टली इस फॉर्म में उसको याद रख लेते हैं, इनवर्स करके ये रिजल्ट आ जाता है। तो थोड़ा सा गलती होने के चांस हमारे कम हो जाते हैं। और करंट कैसे डिवाइड होता है दो में पैरेलल में, तो अगर आई करंट आ रहा है मेन ब्रांच से और दो रेजिस्टर है, यहां से I1 करंट जा रहा है, यहां से I2, तो I1 क्या होता है, ये इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड होता है। तो I1 क्या हो जाता है, R2 बाय R1 प्लस R2 इंटू I, इसको याद भी रखना चाहिए। और ऐसे I2 क्या हो जाता है, R1 इनवर्स रेशियो, मतलब I1 R1 से जाने वाला करंट R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I आ रहा है। I2 क्या आ रहा है, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। तो ये हमें पैरेलल का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद मिक्स्ड अरेंजमेंट्स, तो कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं सब कुछ सीरीज या पैरेलल में, मिक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मिक्स अरेंजमेंट्स में क्या होता है, दोनों रिजल्ट हमें यूज करने पड़ सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल से इसको समझाता हूं, मतलब इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे हम बात करें, ये तीन रेजिस्टर्स हैं आर आर आर, सिंपल सी बात है, तीनों एक ही लाइन में है, एक ही ब्रांच में, किसमें है, सीरीज में है। तो इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 3R आ जाएगा। ठीक है, अब कई बार यही दे दिया कि तीन रेजिस्टर्स हैं, अब इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ये A और B पॉइंट है, इनके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट निकालना है, यहां भी A और B के अक्रॉस। अब भी हमें कई बार लगता है कि ये तीनों तो सीरीज में ही है, एक लाइन में है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक लाइन में तो है, लेकिन बीच में ब्रांचेज आ गए। अगर कहीं पे ब्रांचेज नहीं होंगी तो हम सीरीज में मान सकते हैं। अब ब्रांचेज आ गई तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, हमें अब डायरेक्ट हम सीरीज नहीं बोल सकते, हमें देखना पड़ेगा। तो हम सर्किट को क्या करते हैं, थोड़ा सा रीड्रॉ करके देखते हैं। कैसे, हम कॉमन पोटेंशियल वाले पॉइंट्स देख सकते हैं। जैसे ये जो भी ये प्लेन वायर्स बनाते हैं हम, जो प्लेन वायर्स हैं, प्लेन वायर्स के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो अगर यहां इसको A है तो इस पॉइंट को भी A बोल सकते हैं, और ये पूरी प्लेन वायर है तो इस पॉइंट को भी A बोल सकते हैं। A मतलब इन सबका पोटेंशियल सेम है। ये B है तो इसको भी B बोल दो, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को मैं सेम नाम दे सकता हूं। तो फिर ये प्लेन वायर है तो इसको भी B बोल सकता हूं। तो एक्चुअली मेरे पास पूरे सर्किट में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, A एंड B। अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला, ये किसके बीच में कनेक्टेड है, A और B के बीच में, तो इसको A और B के बीच में लाकर कनेक्ट कर दो। ठीक है, और इसको ऐसे सर्कल बना दो या क्रॉस कर दो, जिससे मिस्टेक ना हो, दोबारा ना ले लें। फिर ये वाला रेजिस्टर है, ये भी A और B के बीच में कनेक्टेड है। अच्छा, रेजिस्टर में ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, B और A है या A और B, उसको हम डायरेक्टली बना सकते हैं, A और B के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, और फिर ये वाला भी A और B के बीच में कनेक्टेड है। तो इफेक्टिवली ये तीनों किसमें आ गए, पैरेलल में ही आ गए। तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा, तो 1/R AB या R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो यह रहेगा 3/R। तो RAB इज R/3। और इसको याद भी रख सकते हो कि अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो रेजिस्टेंस सीधे R/n हो जाता है। ठीक है, अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस R/n, डायरेक्टली इसको ऐसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें मान लो अगर ऐसे दे दिया, ठीक है, फिर से हमें A और B के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब फिर से करना यही है, अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है, कॉमन पोटेंशियल वाले पॉइंट्स देखने हैं। तो सबसे पहले तो हमें जिन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है, उन दो पॉइंट्स को हम ड्रॉ कर लें। A और B को हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये वाला पॉइंट A कहलाएगा, ये प्लेन वायर से कनेक्टेड है, इसको A बोल सकते हैं। ये B है। अच्छा, लेकिन अब बीच में रेजिस्टर आ गया तो मैं इस पॉइंट को B नहीं बोल सकता। यहां से देखें, इधर से देखें तो A भी नहीं बोल सकते, बीच में रेजिस्टर, यहां से भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं ना A बोल सकता हूं ना B। तो अगर A और B कुछ नहीं बोल सकते तो एक नया नाम दे दें C। उस C वाले पॉइंट को मैं बीच में ड्रॉ कर लेता हूं। अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है A और C के बीच में कनेक्टेड है, तो इसको A और C के बीच में लगा दो। ये वाला भी A और C के बीच में कनेक्टेड है, तो इसको भी A और C के बीच में लगा दो। ये वाला
सी और बी के बीच में कनेक्टेड है, इसको सी और बी के बीच में लगा दो। ये वाला ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो इसको ए और बी के बीच में लगा दो। तो ये ऐसा अरेंजमेंट बन जाएगा। अब इसमें क्या होगा, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल। अच्छा, एक और चीज, हम जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस की बात करते हैं, मतलब उनको कहीं कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब उसको एक ब्रांच की तरह लेना है। कई बार हम ऐसा नहीं लेते, तो हम क्या करते हैं, हम इस आर, मतलब ये वाला जो आर है और इस आर को कई बार सीरीज में मान लेते हैं। ये सीरीज में नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर हम ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, मतलब बी को हम कहीं कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे देखेंगे ब्रांचिंग हो गई, इस पार्ट पे ब्रांचिंग हो गई, तो ये रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में नहीं माना जा सकता, बिकॉज एक ब्रांच और आ गई है सर्किट में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये दोनों आर और आर किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। तो आइडेंटिकल रेजिस्टर पैरेलल में, तो हमने देखा था एन पैरेलल में हो गए तो आर बाय एन हो जाते हैं, तो दो पैरेलल में हो गए तो कितना हो गया, आर बाय टू। ये आर बाय टू इस आर के साथ सीरीज में आ जाएगा, तो आर बाय टू प्लस आर कितना हो जाएगा, 3r बाय टू। तो बेसिकली ये जो नीचे वाला पार्ट है ए और बी के बीच में, इस नीचे वाले पार्ट का रेजिस्टेंस आ गया 3r बाय टू, और ये जो ऊपर वाला है ये है r। अब ये भी आपस में पैरेलल में आ जाएंगे ए और बी के लिए, तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट। अब चाहे तो ऐसे निकाल दो, चाहे r1 r2 बाय r1 प्लस r2 से भी निकाल सकते हो। क्या जाएगा, 1 बाय आर प्लस 2 बाय 3r। तो 3r अगर एलसीएम ले लोगे तो क्या रहेगा, 3 प्लस 2 5, तो r इक्विवेलेंट इज 3r बाय 5, ये इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ऐसे ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें सीरीज पैरेलल दोनों हो सकते हैं, और उसको पार्ट पार्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ सकता है। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, व्हीटस्टोन नेटवर्क का। ये क्या होता है, 4 टर्मिनल नेटवर्क होता है। 4 terminal network in which all terminals are connected to each other through resistive elements, except 2 terminals which are used for external connections. ठीक है, तो 4 टर्मिनल नेटवर्क होता है। ये मान लो ए बी सी डी, तो 4 टर्मिनल नेटवर्क है। सारे टर्मिनल आपस में रेजिस्टिव एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो देखो, ए सी कनेक्टेड है, सी बी कनेक्टेड है, बी डी ए डी, और सी और डी भी कनेक्टेड है। सिर्फ दो नहीं कनेक्टेड, ए और बी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं। क्यों? क्योंकि इनको हम एक्सटर्नल कनेक्शंस के लिए यूज करते हैं। एक्सटर्नल कनेक्शन मतलब कोई भी बैटरी या किसी भी और सर्किट से इसको हमको कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं इस तरह से। तो ऐसे अरेंजमेंट को व्हीटस्टोन नेटवर्क बोलते हैं। अब देखो, इसमें ना तो कुछ डायरेक्ट सीरीज में है, ना डायरेक्ट पैरेलल में है। तो क्या होता है, अब इसकी खास बात ये होती है कि इफ ये जो रेशो है इन रेजिस्टेंसेस का, जो कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है, R1 बाय R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4 हो जाता है, देन VC इज इक्वल टू VD हो जाएगा। तो C और D, ये जो पॉइंट है, इनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, और पोटेंशियल सेम हो गया मतलब करंट इससे 0 हो जाएगा R5 से, और करंट थ्रू R5 इज 0। R5 से जाने वाला करंट 0 हो जाएगा। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए हटा सकते हैं। अगर किसी रेजिस्टर से करंट ही नहीं जा रहा तो उसका सर्किट में होना ना होना कोई मतलब का नहीं है। तो हम कैलकुलेशन के लिए R5 को हटा सकते हैं। तो ये A B C D है, तो हमने R5 को हटा दिया, हमारे पास R1 R2 R3 और R4। और A और B के बीच में अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ऊपर वाले सीरीज में आ जाएंगे और नीचे वाले दोनों सीरीज में और आपस में पैरेलल में आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली
इसको मैं भी ऐसे लिखने की बजाय, तो हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाले दोनों अब सीरीज में हो गए, तो कितना हो गया R1 प्लस R2, और नीचे वाले दोनों सीरीज में हो गए तो R3 प्लस R4। फिर सॉल्व कर लेंगे, तो जब ये वैल्यूज दी होंगी तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। तो ऐसे हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये व्हीटस्टोन ए और बी के बीच में ही होगा। अगर ऐसा सर्किट दे दिया, कई बार क्या होता है हम सर्किट की शेप से कंफ्यूज हो जाते हैं, और सी और डी के बीच में पूछ ले, तो सी और डी के लिए व्हीटस्टोन नहीं कहलाएगा। व्हीटस्टोन तभी कहलाएगा जब दो पॉइंट्स जो आपस में रेजिस्टर से कनेक्टेड नहीं है, उनको हम एक्सटर्नल कनेक्शंस के लिए यूज करते हैं तब। ठीक है। अच्छा, पावर इन रेजिस्टर्स। तो पावर देखो, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में पावर क्या होती है, V इंटू आई। V उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और I उससे जाने वाला करंट। अब रेजिस्टर के लिए जो V है वो क्या होता है, IR। तो पावर I स्क्वायर R भी लिखी जा सकती है, और I क्या होता है, V बाय R, तो V स्क्वायर बाय R भी लिखी जा सकती है। अच्छा, ये जनरल फॉर्मूला है, एप्लीकेबल फॉर ऑल डिवाइसेस। ठीक है, कोई भी डिवाइस हो, चाहे बैटरी हो, रेजिस्टर हो, सबके लिए लगा सकते हैं। और ये जो फॉर्मूले हैं ये सिर्फ रेजिस्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर रेजिस्टर्स। ठीक है, तो इस तरह से रेजिस्टर के अक्रॉस पावर लिखी जा सकती है। अच्छा, कई बार इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पावर रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है या रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि करंट सेम है या पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अगर करंट सेम है तो पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब सीरीज में करंट सेम रहता है तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और अगर वोल्टेज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोला जाता है, वो कब होती है, पैरेलल में। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है तो पावर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हम ऐसा बोल देंगे। ठीक है, तो ये होता है पावर के बारे में। अच्छा, एक और चीज, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, इन अवर हाउसेज, ऑफिसेज, जहां पर भी है, वहां पे क्या कांस्टेंट रहता है, पैरेलल में रहती चीजें, वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। तो V रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि डिवाइसेस आर इन पैरेलल। तो अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं करते हैं क्वेश्चन में, और जैसे बोल दिया कि हमने 2 बल्ब जलाए, 3 बल्ब जलाए, तो कहां जलाएंगे, घर में जलाएंगे, ऑफिस में जलाएंगे, मतलब इस तरह की बात करेंगे। अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो हमें क्या मान के सॉल्व करना होता है कि वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी, हमें ये एज्यूम करते हुए सॉल्व करना होता है। अच्छा, अब जो रेजिस्टर में पावर है, एक्चुअली रेजिस्टर क्या करता है, एनर्जी डिसिपिएट करता है। वो एनर्जी जनरली किस फॉर्म में जाती है, हीट। तो हीट या एनर्जी जो है रेजिस्टर के लिए, तो हीट को हम क्या लिख सकते हैं, पावर इंटू टाइम, ये एनर्जी हो जाती है। तो ये आई स्क्वायर आर इंटू टी या वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, इस तरह से ये एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें एनर्जी का आइडिया होना चाहिए, कैसे हीट या एनर्जी को लिखा जा सकता है। तो ये यहाँ पर हमने टॉपिक बनाया था हीट के लिए, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो हीट है वो क्या हो जाएगी, पावर इंटू टाइम, यानी कि आई स्क्वायर आर इंटू टी या वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ऐसे हम जो अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, उसकी जो यूनिट आती है वो एनर्जी को बताती है, कितनी एनर्जी हमने खर्च की। तो जो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है 1 किलोवाट आवर। देखो, किलोवाट किसकी यूनिट है, पावर की। तो पावर, और आवर किसकी यूनिट है, टाइम की। तो पावर इंटू टाइम, ये एनर्जी को डिनोट कर रहा है। 1 किलोवाट का मतलब 10 की पावर 3 वॉट। 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड। 1 आवर में 60 मिनट्स, हर मिनट में 60 सेकेंड्स, तो इतने सेकेंड हो गए। तो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, वॉट इंटू सेकेंड, दैट इज जूल। इसको मेगा जूल भी बोलते हैं। तो हम अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, अगर 1 यूनिट हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज की तो उसकी कितनी एनर्जी खर्च की हमने, 3.6 मेगा जूल। ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। चलो, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, जिन प्रॉब्लम में हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम्स वो हैं जो एनटीएससी की स्टेज 1 में आए हुए हैं, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया भी लगेगा किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है,
if n identical resistance of equal values are firstly connected in series and then connected in parallel, then the value of resistance Rs by Rp, R series upon R parallel. तो देखो सिंपल सा केस है, वैसे डायरेक्टली हम ध्यान रख सकते हैं कि सीरीज में अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। तो अगर n कनेक्टेड होंगे तो जो आर एस है वो क्या आ जाएगा, सारे बराबर बराबर हैं, आर आर आर, तो r प्लस आर, ऐसी कितनी टर्म्स आएंगी, n टर्म्स, क्योंकि n रेजिस्टेंसेस सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, nr। पैरेलल का ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस किया ही था कि अगर पैरेलल में आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है तो वो r बाय n हो जाएगा। दोबारा से देख सकते हैं कि 1 बाय आर पी क्या हो जाएगा, 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, ऐसी कितनी टर्म्स आएंगी, n टर्म्स आएंगी। तो ये n बाय आर आ जाएगा, इनवर्स करेंगे तो आर पी आर बाय n। तो हमें क्या बताना है, आर एस बाय आर पी। तो आर एस बाय आर पी, आर एस कितना हो गया एन आर, आर पी कितना हो गया आर बाय n। तो ये n स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी। फिर अगला क्वेश्चन है, द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ आर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू आर ईच। तो क्या करें, एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड जो है उसका रेजिस्टेंस बराबर है आर के। When what is the equivalent resistance between any two vertices? कोई भी दो वर्टिस ले लो, तो कोई दो वर्टिस मतलब उनको हम कहीं पे कनेक्ट करेंगे तो क्या रेजिस्टेंस आएगा। मतलब ये मान लो ए बी सी ट्राइंगल था, तो हमने बी और सी के अक्रॉस बात करें, मतलब बी और सी को कहीं कनेक्ट करेंगे। अब बी और सी को अगर हम कहीं कनेक्ट कर रहे हैं तो अब ये वाली ब्रांच इसके साथ सीरीज में नहीं हो सकती क्योंकि बीच में एक और ब्रांच आ गई। हाँ, ऊपर वाला कहीं कनेक्शन नहीं किया तो ऊपर वाले दो रेजिस्टेंस किसमें आ जाएंगे, सीरीज में। तो ऊपर वाले दो सीरीज में आ जाएंगे। तो हम बी और सी के बीच में बात कर रहे हैं, तो बी और सी में ऊपर दो जो हैं आर और आर, सीरीज में कितना हो जाएगा 2r, और बी और सी के बीच में एक खुद जो आर है वो रहेगा ही। अब देखो बी और सी के बीच में देखें तो ये जो आर है ये भी बी और सी के बीच में कनेक्टेड है, 2r भी बी और सी के बीच में कनेक्टेड है, तो दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। तो अब इनका इक्विवेलेंट तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, हमने देखा था दो के लिए r1 r2 बाय r1 प्लस r2 करते हैं, तो r1 2r इंटू r अपॉन 2r प्लस r, तो यह रहेगा 2r स्क्वायर बाय 3r, तो कितना आ जाएगा 2r बाय 3। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी। उसके बाद ये क्वेश्चन है, वायर हैविंग 24 सेंटीमीटर लेंथ एंड 12 ओम रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू मेक अ स्क्वायर। तो अब इसमें हमने क्या बना दिया, एक वायर से स्क्वायर बना दिया। तो मान लो इस स्क्वायर को कुछ ए बी सी डी हम मान लेते हैं, ठीक है। तो वायर की लेंथ दे रखी है और रेजिस्टेंस दे रखा है। व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ दिस स्क्वायर। देखो अब ये वायर से स्क्वायर बनाया तो इसे वायर की खींचतान तो की नहीं, तो हम बात करेंगे रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ। तो अब हर पार्ट की लेंथ बराबर है, अगर हमने स्क्वायर बनाया तो यानी कि जो रेजिस्टेंस टोटल है 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो 12 को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 3 ओम, यानी कि हर एक साइड का जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम के बराबर हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, किन्हीं भी दो डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स की बात करें। तो डायगोनली ऑपोजिट जैसे हमने ए और सी देख लिया, ए और सी को हमने कहीं कनेक्ट कर दिया, मतलब डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस, मतलब इनको कहीं कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या होगा, इनको मतलब ये जो डी और सी और बी के बीच, इनको कुछ नहीं मान सकते सीरीज पैरेलल में, लेकिन ए बी और बी सी के बीच में क्योंकि और कोई ब्रांच नहीं है तो इन दोनों को हम किस में मान सकते हैं, सीरीज में। तो इफेक्टिवली अगर हम ए और सी के बीच में बात कर रहे हैं तो ए बी सी मतलब ए और बी और सी वाले दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में। तो ये सीरीज में कितने आ गए हमारे पास, 3 और 3 का 6 ओम। ऐसे ही ए डी और डी सी वाले भी किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। तो ये भी कितने आ गए, 6 ओम। अब ये दोनों 6 और 6 आपस में पैरेलल में आ जाएंगे और आइडेंटिकल पैरेलल में है तो फिर सीधे r बाय n वाला कॉन्सेप्ट हम लगा देंगे। यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए, तो 6/2 यानी कि 3 ओम आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 2। उसके बाद अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम हैविंग रेजिस्टेंस 1 ओम पर मीटर is bent in the form of a circle as shown in figure. If the equivalent resistance between P and Q is 2 ohm, what is the length of the shorter section? देखो टोटल रेजिस्टेंस दे रखा है वायर का, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखा है 1 ओम पर मीटर है, ठीक है। तो टोटल वायर का रेजिस्टेंस है 9 ओम। अब क्या करें, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 2 ओम, P और Q के बीच में इक्विवेलेंट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टर सेक्शन।
तो शॉर्टर सेक्शन की लेंथ क्या होगी ये हमसे पूछा है। तो मान लो अगर शॉर्टर सेक्शन की लेंथ जो है उसको हम x मान ले, ठीक है, लेंथ को हमने क्या मान लिया x, तो उसका जो रेजिस्टेंस, अब देखो रेजिस्टेंस भी क्या देखा है 1 ओम पर मीटर है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा x ही हो जाएगा। क्यों, क्या करें 1 मीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, ठीक है, तो किसी भी लेंथ का रेजिस्टेंस क्या होगा उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सिंपल वैसे ही है कि भाई 1 रुपए की एक टॉफी आती है तो 2 टॉफी 2 रुपए की आएंगी, तो अगर 1 मीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है तो x मीटर का, मतलब ये हमने x मीटर मान लिया, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा x ओम हो जाएगा। टोटल वायर का रेजिस्टेंस है 9 ओम, इसका x हो गया तो इसका कितना हो जाएगा 9 माइनस x, और दोनों किसमें है पैरेलल में, तो पैरेलल में जो P और Q के बीच में इनका इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाएगा, हमने देखा है R1 R2 बाय R1 प्लस R2, तो x इंटू 9 माइनस x, ठीक है, ये भी क्या है रेजिस्टेंस की बात करें कि टोटल रेजिस्टेंस 9 ओम है, तो शॉर्टर पार्ट का अगर x ओम है तो बड़े वाले पार्ट का 9 माइनस x, क्यों, क्योंकि पूरा 9 ओम टोटल लेंथ में डिवाइडेड होगा, तो उसमें से x ओम इतनी लेंथ का हो गया शॉर्टर पार्ट का, तो बचे हुए पार्ट का 9 माइनस x। अब पैरेलल में इक्विवेलेंट R1 R2 बाय R1 प्लस R2 ये आ जाएगा, विच इज इक्वल टू दे रखा है हमें 2 ओम है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 9 बचेगा, इज इक्वल टू 2, तो 9x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18। तो एक्स स्क्वायर मतलब हम एक काम करते हैं सारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाए, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा माइनस 9x एंड प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, इसको सॉल्व करना है, तो इसके रूट्स देख लें क्या आएंगे, तो 6 और 3 बन जाएंगे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा x माइनस 3 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो एक x की वैल्यू 3 आ जाएगी, एक x की वैल्यू 6। अच्छा देखो एक्चुअली में ये क्या बता रहा है 3 और 6, ये दोनों लेंथ बता रहा है। एक्चुअली क्वाड्रेटिक क्या होती है, दो रूट्स दे रही, तो क्या बता रही है कि शॉर्टर लेंथ जो है ये 3 आएगी और बड़ी वाली लेंथ कितनी आएगी 6। तो कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि जब 3 लिखे आंसर 6 लिखे, तो एक्चुअली ये 3 और 6 दोनों लेंथ। क्यों दोनों लेंथ है, देखो अगर मैं इसको x मानता बड़े वाले को तो छोटी वाली 9 माइनस एक्स बन जाती, तब भी इक्वेशन सेम ही बनती। तो एक्चुअली ये जो इक्वेशन है इससे हमें दोनों लेंथ मिलेंगी, शॉर्टर भी और बिगर भी। तो जो छोटी वैल्यू आ रही है वो शॉर्टर लेंथ को डिनोट करेगी, जो बड़ी वैल्यू आ रही है वो बड़ी लेंथ को डिनोट करेगी, तो इसलिए आंसर आ जाएगा 3 मीटर, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये आया एनटीएससी में आया, लेकिन ये देखें तो जेई और नीट के लेवल से भी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। ए और बी के बीच में, अब वही ए और बी के बीच में, तो बताओ यहाँ पे हमने कोई कनेक्शन किया है। अब हम देखें तो ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस ये दोनों किसमें आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, तो 1 और 2 सीरीज में कितना हो गया 3 ओम, और इस 1.5 के साथ पैरेलल में आ जाएंगे, तो 1 बाय आर ए बी, चाहे तो ऐसे निकाल लो, चाहे R1 R2 बाय R1 प्लस R2 से निकाल लो, जैसे भी कन्वीनियंट लगे। तो ऊपर वाला 1/3 हो गया, नीचे वाला 1 अपॉन 1.5, 1.5 को मैं 3/2 बोल दूं, तो जब 1 अपॉन 3/2 लिखोगे तो उसको 2/3 लिख सकते हो, दैट इज 3/3 आ जाएगा, दैट इज 1। तो आर ए बी इज इक्वल टू 1 ओम, ये रेजिस्टेंस इसका आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। ए और बी के बीच में इसका रेजिस्टेंस निकालना है। देखो अब ए और बी के बीच में निकालना भी अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी में ये व्हीटस्टोन नेटवर्क नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ए और बी डायरेक्टली रेजिस्टर से कनेक्टेड है। इसमें दोनों चीजें बताता हूं, ए और बी भी बताता हूं और सी और डी भी बताता हूं। तो अगर मैं ए और बी के बीच में बात कर रहा हूं, मैंने इनको कहीं पे कनेक्ट करना है, तो क्या रेजिस्टेंस मुझे मिलेगा। अब देखो ये दोनों एक सिंगल ब्रांच में, क्योंकि मैंने सी और डी को तो कहीं कनेक्ट, सी को कहीं कनेक्ट नहीं किया, तो ये दोनों एक ही लाइन में एक ही ब्रांच में, तो ये दोनों किस में आ रहेंगे सीरीज में। तो सीरीज में 3 और 2 का कितना हो गया 5 ओम। ऐसे ये वाला 3 और 2 ये भी किस में आ गया सीरीज में आ जाएगा, एक ही ब्रांच में, तो ये कितना हो गया 5 ओम। तो अगर हम बात करें अब ये ए और बी के बीच में हमें निकालना था, ये बीच वाला 1 ओम तो एज इट इज है, ऊपर वाला जो इक्विवेलेंट आया वो कितना आ गया 5 ओम, ठीक है। ऐसे ही
नीचे वाला जो इक्विवेलेंट आया ये भी आ गया 5 ओम। अब तीनों देखोगे तो ए और बी के बीच में पैरेलल में, क्योंकि सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, तो 1/R इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/1 प्लस 1/5। तो 5 एलसीएम ले लूं मैं, यहां से आ जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 1। तो RAB इज इक्वल टू 5/7। इनवर्स करना पड़ेगा ना, ध्यान रखने का, ये मिस्टेक हो जाती है। हाँ, इसी में अगर हम C और D के बीच में निकालना होता, ठीक है ना, तो एक व्हीटस्टोन नेटवर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो A और B के बीच में ये व्हीटस्टोन नहीं है, लेकिन अगर मुझे C और D के बीच में रेजिस्टेंस निकालना होता तो फिर क्या सर्किट था ये? फिर ये सर्किट तो ऐसा ही था, दिखने में तो कोई अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन अब हम इन दो पॉइंट्स को कहीं पे कनेक्ट कर रहे हैं, C और D को। अब अगर देखें तो ये 4 टर्मिनल नेटवर्क है, सारे टर्मिनल आपस में रेजिस्टर से जुड़े हुए हैं। देखें तो सिर्फ C और D डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं है, तो C और D के लिए क्या हो जाएगा? व्हीटस्टोन नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, समझने की कोशिश करनी है। और रेशो देखें, किसका रेशो देखना होता है? जैसे C से जो ब्रांच कनेक्टेड है ऊपर और नीचे की तरफ, ऐसे D से जो कनेक्टेड है, तो ये ऊपर की तरफ C के ऊपर क्या है? 2, नीचे कितना है? 3। यहाँ B के मतलब D के ऊपर भी 2 और 3, ये रेशो सेम है, 2/3 2/3। तो अगर ये रेशो सेम है तो ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है इससे करंट नहीं जाएगा, तो इसको हम हटा सकते हैं। तो इफेक्टिवली दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, जब हम C और D के बीच में बात करेंगे तो हम बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं। ये 2, ये 2, ये 3 और ये 3 ऐसे आ जाएगा। अब ये 2 और 2 ये दोनों किस में आ जाएंगे? सीरीज में। कितना हो गया? 4। ये 3 और 3 किस में आ जाएंगे? सीरीज में। कितना हो गया? 6। और इनका इक्विवेलेंट RCD, तो हम वैसे निकाल लें, R1 R2 वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 4 × 6 अपॉन 4 + 6। तो 4 × 6 इज 24, 24/10 दैट इज 2.4 ओम। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द अबव सर्किट। इस सर्किट से कितना करंट फ्लो करेगा? तो अब इसमें भी पहले तो हम रेजिस्टेंस की बात कर लें। तो रेजिस्टेंस में हम कॉमन पोटेंशियल वाले पॉइंट देख सकते हैं कि अगर ये एक पॉइंट A है तो ये वाला पॉइंट भी A हो जाएगा, ये एक पॉइंट B है तो ये वाला पॉइंट भी B हो जाएगा। तो पहले हम A और B के बीच का पार्ट देख लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, तो A और B के बीच में देख ले। तो ये 4 ओम A और B के बीच में कनेक्टेड है, इसको कनेक्ट कर दो A और B के बीच में। ये 2 ओम भी A और B के बीच में कनेक्टेड है, तो इसको कनेक्ट कर दो। और ये 4 ओम भी A और B के बीच में कनेक्टेड है, तो इसको कनेक्ट कर दो। तीनों पैरेलल में आ जाएंगे। ठीक है, तो 1/RAB इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4। तो 4 एलसीएम लिया तो आ जाएगा 1 + 2 + 1, 4/4 यानी कि 1। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमने देखा था, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में होते तो R/N हो जाता है। तो ये वाला 4 और ये वाला 4, पहले इन दो को पैरेलल में देख रहे, तो 4 और 4 आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल में इनका क्या हो जाएगा? 4/2 दैट इज 2। और वो वाला 2 इस 2 के साथ पैरेलल में, तो 2 और 2 का क्या हो जाएगा? 2/2 दैट इज 1। डायरेक्टली ऐसे भी क्विकली हम कर सकते थे। ठीक है, तो ये 1 ओम आ गया। तो बेसिकली इतने पार्ट का है सिर्फ A और B के बीच का। तो अभी जो सर्किट है उसमें ये तो है ही 3 ओम। A और B मतलब ये वाला जो A है और ये वाला जो B है, इनके बीच में टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो इस पूरे को हटाकर हम 1 ओम लगा सकते हैं। और फिर ये 4 ओम और बचा हुआ है राइट साइड वाला, और बैटरी है 3 वोल्ट की। अब इन तीनों का इक्विवेलेंट देखें, 4 1 और 3, तो कितना हो जाएगा? सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट इज 3 + 1 + 4 दैट इज 8 ओम। और बैटरी है 3 वोल्ट की, तो करंट क्या होता है? V/R। R की जगह ऐसे केस में R इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो 3/8। 3/8 कितना आ जाएगा? पॉइंट, तो 8 × 3 = 24। ठीक है, बचेगा 6, तो 60 आ जाएगा। तो 8 7 जा 56, फिर बचेगा 40, तो 8 5 जा 40, तो 0.375 एम्पियर। ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, दैट सर्किट शोन हैज 5 रेजिस्टर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस R, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट्स A एंड B। तो ये 5 रेजिस्टर से सबका रेजिस्टेंस बराबर है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। देखो आप थोड़ा सा ध्यान दो कि ये
एक कॉमन पोटेंशियल और ये भी एक कॉमन पोटेंशियल, जो पोटेंशियल इस पॉइंट का वही इस पॉइंट का होगा। प्लेन वायर का मतलब होता है सेम पोटेंशियल। तो बेसिकली ये दोनों रेजिस्टर्स किसमें आ गए, सीरीज में आ गए। तो इन दोनों का आइडेंटिकल है तो मैं R/2 बोल सकता हूँ। ऐसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को भी हम कॉमन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लेन वायर से कनेक्ट है। प्लेन वायर मतलब सेम पॉइंट्स। तो ये दोनों भी पैरेलल में आ गए। इनका भी इक्विवेलेंट कितना हो गया, R/2। अच्छा ये B है, इसको भी मैं B बोल सकता हूँ, इसको भी B, इसको भी B। ठीक है, ये A है, इसको भी A बोल सकता हूँ, इसको भी A, क्योंकि प्लेन वायर से कनेक्टेड सभी सेम होते हैं। तो ओवरऑल A और B के बीच में मुझे रेजिस्टेंस निकालना था, मैं इधर बना देता हूँ A और B को। ठीक है, तो ये प्लेन वायर है, प्लेन वायर का कोई मतलब नहीं। अब ये वाला रेजिस्टेंस जो है इसको मैं हटा के A और B के बीच में लगा दूं। ठीक है, ये वाला R, ये वाला पॉइंट A है, ये B, इन दोनों के बीच में। ठीक है, ये A, ये दोनों B पॉइंट है, मतलब इनका इक्विवेलेंट A और B के बीच में कितना आ रहा है, R/2। तो इसको भी हटा के मैं R/2 यहां लगा दूं। फिर ऐसे यहां भी A और B के बीच में ही आ रहा है ये पूरा इक्विवेलेंट, क्योंकि ये भी सेम पॉइंट होंगे B और B। ये भी R/2 आ गया हमारे पास, तो इसको भी यहां पे लगा दें पैरेलल में R/2। तो इफेक्टिवली ये सब पैरेलल में आ जाएंगे। तो 1/R इक्विवेलेंट यहां पे निकालेंगे तो आ जाएगा 1/R प्लस 2/R प्लस 2/R। तो R कॉमन आ गया डिनोमिनेटर में, तो ऊपर आ जाएगा 2 + 2 + 1, 5/R। तो R इक्विवेलेंट इज R/5। तो आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। उसके बाद ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R इन द सर्किट गिवन बिलो इफ द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इज 0.25 एम्पियर। तो बैटरी से अगर करंट 0.25 एम्पियर जा रहा है तो इस R की क्या वैल्यू होगी। तो देखो अब इसमें भी क्या करना है, पहले तो ये देखें। तो जैसे मैं इस पॉइंट को कुछ A मान लूं तो ये भी A हो गया, ये B मान लूं तो ये भी B हो गया। तो कई बार क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तीनों देखें तो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, A और B के बीच में तीनों कनेक्टेड है, तीनों पैरेलल में आ जाएंगे। तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट है 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60। तो ये आ गया 60 एलसीएम, आ गया 6 + 3 + 1, यानी कि 10/60, यानी कि 1/6। लेकिन इनवर्स करना पड़ेगा, तो R इक्विवेलेंट है 6 ओम। तो इनका 6 ओम जो है इक्विवेलेंट आ गया। तो अब ये एक R, इधर का पूरा इक्विवेलेंट 6 ओम, और ये एक बैटरी 12 वोल्ट की, और करंट जा रहा है 0.25, जिसको मैं 1/4 एम्पियर लिख देता हूं। तब R और 6 किसमें है, सीरीज में। अब इस पूरे सर्किट के लिए V = I इंटू इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। अच्छा, अब R और 6 देखेंगे एक ही लाइन में है तो सीरीज में आ गए, तो इक्विवेलेंट कितना हो गया, R + 6। तो इस सर्किट में अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस = IR। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12। तो 12 = I × R + 6। I कितना है, 1/4 R + 6। 4 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो 12 × 4 हो जाएगा 48 = R + 6। तो R = 42 ओम। तो ये R की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इफ द एमीटर इन द गिवन सर्किट रीड्स 2 एम्पियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R। तो एमीटर जो है वो 2 एम्पियर रीड कर रहा है। एमीटर क्या रीड करता है, उससे जाने वाला करंट, यानी कि इस सर्किट से कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पियर। अब इसमें भी ये 3 और 6 किसमें है, पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2, 3 × 6 अपॉन R1 + R2। तो 3 × 6 इज 18, 18/9 दैट इज 2 ओम। और करंट 2 एम्पियर। अब ये 2 ओम जो आया इनका इक्विवेलेंट, ये R के साथ सीरीज में आ जाएगा। तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा सिस्टम का वो 2 + R हो जाएगा। तो 6 = 2 × R + 2। ये हमने लगा दिया ओम्स लॉ, V = IR। R की जगह क्या आएगा, R इक्विवेलेंट। किसका इक्विवेलेंट, पूरे सर्किट का। तो 3 और 6 का इक्विवेलेंट 2 है, लेकिन उसके साथ ये R और सीरीज में आ जाएगा, तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट R + 2 हो गया। तो ये 2 से 6 को कैंसिल किया, आ गया 3। तो 3 = R + 2। तो R = 1 ओम। तो R की वैल्यू 1 ओम आ जाएगी। फिर ये क्वेश्चन है, रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द सर्किट डायग्राम, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखो इस पॉइंट को मैं C मान लूं, ये भी C हो जाएगा, ये भी C।
प्लेन वायर से जितने भी पॉइंट्स कनेक्टेड हैं वो सब एक साथ माने जा सकते हैं। तो हम वहां से भी देख सकते हैं। वैसे अगर किसी को दिक्कत है, अगर कंफ्यूजन रहता है, तो हम बना लें कि जितने अलग अलग पोटेंशियल के पॉइंट्स है वो ड्रॉ कर ले। तो एक ए हो गया, एक बी और एक बीच में सी। ये वाला 4 ओम ए और सी के बीच में कनेक्टेड है, तो इसको उठा के ए और सी के बीच में कनेक्ट कर दो। ये वाला 4 ओम भी ए और सी के बीच में कनेक्टेड है, तो इसको उठा के यहाँ कनेक्ट कर दो। ये वाला 3 ओम बी और सी के बीच में कनेक्टेड है, तो इसको बी और सी के बीच में कनेक्ट कर दो। ये वाला 3 ओम भी बी और सी के बीच में कनेक्टेड है, इसको भी यहाँ कनेक्ट कर दो। ये वाला 3 ओम बी और सी के बीच में कनेक्टेड है, इसको भी यहाँ पे कनेक्ट कर दो। तो कितना आ गया? अब ये 4 और 4 दोनों पैरेलल में, और आइडेंटिकल पैरेलल में तो 4/2 यानी कि 2 ओम हो जाएगा ए और सी के बीच में। फिर ऐसे ही सी और बी के बीच में, ये 3 के पैरेलल में, तो 3/3 1 ओम हो जाएगा। अब ये 1 और 2 आपस में सीरीज में आ जाएंगे, तो ए बी के अक्रॉस जो नेट रेजिस्टेंस है वो 2 + 1 दैट इज 3 ओम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 1। उसके बाद ये क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूसेस अ हीट एच इन टाइम टी। इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेच कर दिया, दुगना कर दिया, यानी रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा, ये अभी हमने देखा था। The heat developed when the connected to the same source. Same source का मतलब है same potential difference. यहाँ पे same क्या है? Potential difference. तो heat क्या होगी potential difference की टर्म में? V²/R into T. ठीक है, तो अब टाइम सेम है, सोर्स सेम है, हीट की बात कर रहे हैं। तो अगर टाइम सेम है, सोर्स सेम है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अगर चीजें सेम है तो हम प्रोपोर्शनैलिटी देखते हैं कि हीट इज प्रोपोर्शनल टू आर होती है। और अगर वायर को स्ट्रेच करके ट्वाइस लेंथ का कर दिया तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा तो हीट 1/4 हो जाएगी, तो न्यू हीट वुड बी h/4। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस थे जिनके थ्रू हमने समझा कि कैसे नेटवर्क वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है रेजिस्टर्स के केसेस में। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको क्लैरिटी आएगी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं, मजेदार और सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट्स थोड़े से क्लियर हो जाएं। तो आशा करता हूं आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा वो हमें कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा, और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। चलिए, गुड लक, बेस्ट विशेज, बाय बाय।